नमस्ते, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज तुनिशा केस का श्रद्धा के मामले से क्या कनेक्शन है? पाकिस्तान की राजधानी में हुए धमाके से बाइडेन क्यों हिल गए? क्या अमेरिका में हिमयुग आ गया? और अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर नया पंच आखिर क्या है? तो चीन में कोरोना वायरस की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दावा किया गया है कि 90 दिन में चीन के 90 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, जबकि चीन की सरकार के कुछ ही लीक दस्तावेजों का यह दावा है कि अकेले दिसंबर में ही वहां पर 25 करोड़ लोगों को कोरोना भी हो चुका है। लेकिन चीन अभी भी दुनिया के सामने सच बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि चीन से आ रहे वीडियो पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, जिनसे साफ हो रहा है कि चीन में हो रही तबाही को चीन की सरकार हर हाल में दबाने में जुटी है। वहां के कब्रिस्तान का एक वीडियो इंटरनेट पर डाला गया, जिसमें फर्श पर रखे हुए शव दिखाई दिए। कैमरे की नजर जहां तक गई वहां तक शव दिखने लगे। एक ऐसा ही वीडियो एक कब्रिस्तान के बाहर का भी सामने आया। सड़क पर लोग अपने परिजनों के शवों को रखकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कैमरा आगे चलता गया और जहां तक पहुंचा वहां तक कतार दिखाई दी। लेकिन चीन ने अब तक ये नहीं माना कि वहाँ किसी भी एक शख्स की जान कोरोना वायरस ने ली हो। मतलब ये कि चीन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके कब्रिस्तान में रोज जिन शवों को लाया जा रहा है उनकी जान कोरोना ने ली है। चीन की सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो कोरोना के मरीजों और मौत के आंकड़े जारी नहीं करेगा। और दूसरी तरफ चीन की सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इसका एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया। खबर है कि वहां पर हजारों लोगों की मौत हर दिन होने के बाद भी सरकार ने कोरोना से जुड़ी कोई भी पाबंदी नहीं लगाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन के कई शहरों में क्रिसमस पर लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। राजधानी बीजिंग में मौत का मातम पसरा था और शंघाई में लोग सांता क्लॉज से तोहफे लेने के लिए उमड़ पड़े। सड़कों पर ऐसी भीड़ देखकर ये माना ही नहीं जा सकता था कि इन लोगों को कोरोना वायरस का जरा भी डर है, जबकि चीन की राजधानी में रोजाना हजारों की जान वायरस की वजह से जा रही है। क्रिसमस का ये जश्न शंघाई में इसलिए मना क्योंकि सरकार ने इस पर कोई बंदिश नहीं लगाई, जिसकी वजह सिर्फ दो ही हो सकती है। पहली तो ये कि लोगों की जान से ज्यादा कीमती चीन के क्रिसमस पर होने वाला कारोबार है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि चीन की सरकार को वहाँ के लोगों की जान की कोई परवाह ही नहीं है। चीन में कोरोना की तबाही की वजह नवंबर में वहाँ जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ हुआ आंदोलन है, और उसी आंदोलन के बाद वहाँ की सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कर दिया था और अचानक लोगों को छूट दे दी थी। उसी का नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर कोरोना का विस्फोट हो गया। अब माना जा रहा है कि चीन की सरकार वहाँ के लोगों से आंदोलन का बदला लेना चाहती है और इसीलिए उसने लोगों को जानवरों की तरह मरने के लिए बिना किसी सहारे के छोड़ दिया। लेकिन चीन की हकीकत बताने वाले कुछ आंकड़े लीक हो गए। दावा यह है कि वहाँ के नेशनल हेल्थ कमीशन की मीटिंग हुई, जिसमें कुछ आंकड़े पेश किए गए। वहीं आंकड़े बाद में मीडिया तक पहुंच गए, जिनके मुताबिक चीन में केवल दिसंबर के महीने में 1 तारीख से 20 तारीख के बीच 25 करोड़ लोगों के शरीर में कोरोना वायरस मिला। यह आंकड़ा चीन की कुल आबादी के 18% के बराबर है। मतलब ये कि केवल 20 दिन में 18% चीन कोरोना पॉजिटिव हो गया। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन में बहुत बड़ी तबाही मचनी तय है, क्योंकि अगले 90 दिनों में चीन की 60% आबादी कोरोना वायरस की चपेट में आ जाएगी। जिसका मतलब ये होगा कि 90 दिनों में चीन के 90 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका है। और इसीलिए ये भी साफ है कि अगर 90 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हुए तो लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन का ध्यान वहाँ के लोगों की जान बचाने पर बिल्कुल भी नहीं है, जबकि साफ हो चुका है कि चीन के सारे संसाधन कोरोना के विस्फोट के सामने दम तोड़ चुके हैं। चीन में दवाओं की किल्लत है और डॉक्टरों की भारी कमी है। बड़ी संख्या में डॉक्टर और बाकी मेडिकल स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि चीन की सरकार अपने कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों से भी काम करवा रही है। लेकिन सबसे बड़ी आफत यह है कि इस वक्त चीन के सारे ब्लड बैंक बेहद दबाव में हैं। लोगों से बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करने की अपील की जा रही है। पूर्वी और उत्तरी चीन के शहरों से डॉक्टरों और नर्सों से बीजिंग पहुंचने की अपील की जा रही है। आफत तो ये भी है कि एक साथ करोड़ों मरीजों का इलाज करने के लिए चीन के पास अस्पताल तक मौजूद नहीं है। इसका सबूत भी कई वीडियो में दिखाई दे चुका है। जबकि अब साफ हो चुका है कि कोरोना के जिस BF.7 वेरिएंट से इस वक्त चीन के शहर लड़ रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। ओमिक्रॉन के बाकी सब वेरिएंट इतने खतरनाक नहीं थे जितना खतरनाक BF.7 है, क्योंकि ये ऐसा सब वेरिएंट है जो बहुत कम वक्त में मरीज के फेफड़ों में फैल जाता है। फेफड़ों में ऐसा इन्फेक्शन होता है कि मरीज के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए। भारत समेत दुनिया के कई देशों में जब कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट फैला था तब इस तरह के लक्षण मरीजों में दिखे थे। इसीलिए डेल्टा वेरिएंट को बेहद खतरनाक माना गया था। लेकिन चीन में मरीजों के सीटी स्कैन बता रहे हैं कि BF.7 का स्वभाव भी बहुत कुछ वैसा ही है।
ऊपर से चीन में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इलाज की कमी के कारण लोगों की हालत ज्यादा गंभीर हो रही है। हालांकि चीन के कई शहर ऐसे हैं जहां कभी विस्फोट जैसे हालात नहीं बने हैं, लेकिन जिस तरह चीन में कोरोना फैल रहा है, जानकारों का मानना है कि इस विस्फोट की पहुंच पूरे चीन तक हो जाएगी। और उधर पाकिस्तान एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ आगे बढ़ चुका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की सेना को एक ऐसा युद्ध लड़ना पड़ रहा है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी इस जंग से डर लगने लगा और उसने पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को एक चेतावनी जारी कर दी। अमेरिका के नागरिकों से अपील की गई है कि इस्लामाबाद के मैरिट होटल जाने से बचा जाए। आशंका ये है कि उस होटल में अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा हमला किया जा सकता है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए आमतौर पर अमेरिका के लोग जश्न में शामिल होने के लिए निकलते हैं, लेकिन अमेरिका ने अपने नागरिकों से साफ कह दिया कि मैरिट होटल से फासला बनाया जाए। मतलब ये कि अमेरिका की एजेंसियों को एक बड़े हमले का खतरा सता रहा है। ऊपर से बड़ी खबर ये है कि जिस वक्त अमेरिका ने ये एडवाइजरी जारी की, उसी वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक बड़ा हमला कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी फौज का एक कमांडर मारा गया। इसके अलावा पाकिस्तानी फौज के 10 जवान जख्मी होने की भी खबर सामने आई, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार टीटीपी की लड़ाई अकेले पाकिस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका से भी है। अमेरिका इस संगठन के निशाने पर क्यों आया, ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज जो ऑपरेशन चला रही है, उसमें अमेरिका का उसे पूरा साथ मिल रहा है। यहाँ तक कि बलोच आर्मी और टीटीपी के ठिकानों की खबर अमेरिका के सैटेलाइटों के जरिए मिल रही है। इसीलिए इस बार पाकिस्तान और अमेरिका दोनों इन संगठनों के निशाने पर हैं। लेकिन ये लड़ाई इस कदर बढ़ चुकी है कि इसे अंजाम तक पहुंचाने में पाकिस्तान तबाह हो सकता है। हालात ये है कि तालिबान के झंडे पाकिस्तान के कुछ प्रांतों में लगे दिखाई दिए। उत्तरी वजीरिस्तान में तालिबान ने ऊंची जगहों पर झंडे लगाकर पाकिस्तानी फौज को खुली चुनौती दे दी। ऊपर से शुक्रवार को इस्लामाबाद में हुए हमले के बाद अमेरिका और पाकिस्तान दोनों सहमे हुए हैं, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक हमलावर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में घुसकर बड़ा हमला करने में कामयाब हो गया था, जिसमें पाकिस्तानी पुलिस का एक अधिकारी मारा गया और कई लोग जख्मी भी हो गए थे। लेकिन खलबली मचने की बड़ी वजह कुछ और ही है। अब तक साफ नहीं है कि इन आतंकियों के निशाने पर कौन था और ये आतंकी कहां धमाका करने के मकसद से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ था, क्योंकि एक कार पर शक होने के बाद इस्लामाबाद में पुलिस ने उसे रोका था और उसी वक्त उसमें धमाका हो गया था। अब माना जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर या तो कोई भीड़भाड़ वाली जगह थी जिससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान किया जाए, या फिर वो अमेरिका के दूतावास या अमेरिकी नागरिकों के किसी ठिकाने तक पहुंचना चाहते थे। इस्लामाबाद में आतंकी हमला होना वैसे भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 2014 में आखिरी बार इस्लामाबाद में आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद कभी भी पाकिस्तान में आतंकी कमजोर नहीं पड़े, लेकिन इस्लामाबाद पर आतंक की छाया नहीं पड़ी थी। लेकिन इस बार टीटीपी ने इस्लामाबाद में घुसकर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, जिससे ये साफ हो गया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जंग का सामना करने के लिए मजबूर है और ना तो वो घुटने टेक सकता है और ना ही इन आतंकियों को एक झटके में खत्म कर सकता है। क्योंकि टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। पाकिस्तान को इन संगठनों से जंग लड़ने के लिए पूरे पाकिस्तान को खतरे में डालना पड़ेगा। आतंकी हमलों की तादाद भी बढ़ेगी और पाकिस्तानी फौज का नुकसान भी बढ़ेगा। साफ है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के पीछे वो खुद ही कसूरवार है। अफगानिस्तान में जनता की चुनी सरकार के खिलाफ वो हमेशा साजिशों में शामिल रहा, आतंकियों की मदद भी करता रहा और अमेरिका को धोखा भी देता रहा। इसी का नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान की बागडोर आतंकी संगठनों के हाथ में आ गई। इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में बैठे तालिबान की ताकत दोगुनी हो गई और वो पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना के काबू से बाहर हो गए। मतलब ये कि आतंकियों को हमेशा कूटनीति में हथियार बनाकर इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गया और इस कदर फंस गया कि उससे ना उगलते बन रहा और ना ही निगलते बन रहा। अमेरिका की मुसीबत ये है कि पाकिस्तान से दोस्ती निभाने का खामियाजा उसे भी भुगतना पड़ रहा है। तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की बागडोर आने के बाद पाकिस्तान में 400 से ज्यादा हमले अकेले टीटीपी कर चुका है। पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान में बैठे तालिबान की मदद से वो टीटीपी को काबू में कर लेगा, लेकिन अमेरिका को खुश करने के चक्कर में उसने तालिबान को भी नाराज कर लिया। अफगानिस्तान में बैठे अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की हवाई सीमा का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी हवाई सीमा देकर अमेरिका को तो खुश कर लिया, लेकिन तालिबान की नाराजगी मोल ले ली। वो भी ऐसी कि बॉर्डर का विवाद गले की हड्डी बन गया और पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकी संगठन उसके लिए सिरदर्द बन गए। और इधर नए साल से पहले मदर डेयरी ने एक बार फिर दूध के दामों में 2 रुपए का इजाफा कर दिया है। नई कीमतें सुबह से लागू होंगी।
जिसके बाद मदर डेयरी की टोंड दूध की कीमत 51 रुपए से बढ़कर 53 रुपए किलो हो जाएगी, जबकि फुल क्रीम दूध 66 रुपए किलो मिलेगा। वहीं डबल टोंड की कीमत 45 रुपए से बढ़कर 47 रुपए हो गई। इससे पहले नवंबर महीने में भी दूध की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा हुआ था। इस बीच रूस ने आरोप लगाया कि उसके सरातफ इलाके के एक बेहद अहम एयरबेस पर एक बार फिर हमला कर दिया गया है। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया। रूस के मीडिया ने वहां के रक्षा मंत्रालय के हवाले से दावा किया कि एयरबेस पर हुए हमले में वहां काम करने वाले 3 कर्मचारी मारे गए, जबकि रूसी सेना ने यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया। दावा किया गया कि यूक्रेन के ड्रोन ने जब वहां हमला किया तो 2 बड़े धमाके सुनाई दिए, जिसके बाद रूसी सेना ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। पुतिन के सैनिकों ने एयरबेस पर खड़े अपने घातक बॉम्बरों को बचाने के लिए ड्रोन पर पलटवार किया। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज ने जल्द ही यूक्रेन के ड्रोन को ढेर कर दिया। रूस ने दावा किया कि इस बार के हमले में उसके किसी बॉम्बर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि हमले में एयरबेस के 3 कर्मचारियों के मारे जाने की बात सामने आई, जिसे रूस के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि ये 1 महीने में दूसरी बार है जब सरातफ इलाके के एयरबेस पर ड्रोन से हमले किए गए और दोनों बार हमलों के पीछे यूक्रेन का ही नाम आया। और अगर ऐसा है तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि रूस के सरातफ इलाके में बना एयरबेस यूक्रेन की सीमा से 600 किलोमीटर अंदर बताया जाता है और वहां रूस के बेहद घातक सुपरसोनिक बॉम्बर Tu-160 तैनात रहते हैं। इसी महीने की 5 तारीख को भी इसी एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया था, जिसमें रूस के 2 बॉम्बरों को जबरदस्त नुकसान पहुंचने का दावा किया गया था, जिसके बाद रूस ने इस हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था और एक बार फिर यूक्रेन के ड्रोन से रूस के इतने भीतर घुसकर हमला फिर से कर दिया। और उसने ये बता दिया कि यूक्रेन पर हो रहे हमलों पर वो चुप नहीं बैठेगा। इस बीच अमेरिकी सेना के एक पूर्व अधिकारी ने एक चौंकाने वाला पर्दाफाश किया। अमेरिकी सेना में रहे जैक मर्फी नाम के अधिकारी ने दावा किया कि रूस में हो रहे हमलों के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA है। मर्फी के मुताबिक CIA यूरोप में नेटो के किसी साथी देश के साथ मिलकर रूस में हमलों को अंजाम दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिना CIA की मदद के रूस के इतने भीतर घुसकर वार करना मुश्किल है। मर्फी के मुताबिक यूक्रेन तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। पिछले कुछ महीनों में रूस के कई शहरों में रहस्यमयी तरीके से कई धमाके हुए, जिनमें उसके तेल और हथियारों के डिपो को काफी नुकसान पहुंचा और अब तो रूस के बड़े एयरबेस को भी निशाना बनाया जा रहा है। और उधर दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में तो पारा 5 डिग्री तक पहुंच गया और घने कोहरे की वजह से लोगों के लिए 50 मीटर तक देखना भारी हो गया। राजपथ पर तो धुंध की चादर में राष्ट्रपति भवन गायब ही हो गया। ठंड का असर और कोहरे की मार दोनों दिखाई दे सकती है। दिल्ली NCR में कोहरे की मार का असर ट्रेनों पर भी पड़ा, जिसकी वजह से कई ट्रेनें तय समय पर नहीं चल पाईं। और इधर वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी ICICI बैंक फ्रॉड केस में की गई, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से बैंक से लोन लेकर कई कंपनियों में निवेश किया। एजेंसी ने कुछ दिन पहले ICICI बैंक की पूर्व CEO और MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को भी अरेस्ट किया था। चंदा कोचर पर आरोप है कि उन्होंने बैंक की सबसे बड़ी अधिकारी रहते लोन देने में गड़बड़ी की थी। इस बीच नेपाल में सियासी उलटफेर के बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड एक बार फिर वहां के प्रधानमंत्री बन गए। उनको चीन की सरकार के समर्थक बताए जाने वाले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP ओली का साथ मिला, जिसके बाद माना जा रहा है कि नेपाल की प्रचंड सरकार के साथ भी भारत के रिश्तों में खटास बनी रहेगी, क्योंकि नेपाल का प्रधानमंत्री रहते हुए KP ओली चीन की भाषा ही बोलने लगे थे। चीन ने उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में इस तरह फंसा लिया था कि वो खुलकर भारत के खिलाफ खड़े दिखने लगे थे। उन्होंने तो ये तक दावा कर दिया था कि नेपाल के उन हिस्सों को वापस लाएंगे जिन पर भारत अपना दावा करता है। नतीजा ये हुआ कि उनके कार्यकाल में भारत और नेपाल के रिश्तों का बुरा दौर आ गया। इतना ही नहीं, KP ओली ने तो चुनाव प्रचार के दौरान भी भारत के खिलाफ जमकर बयान दिए। और अब उन्हीं KP ओली के साथ मिलकर प्रचंड ने सरकार बना ली है, जबकि प्रचंड ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इस गठबंधन को बहुमत मिला था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि शेर बहादुर देउबा ही नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर थी। जबकि चीन के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि शेर बहादुर देउबा की छवि उन नेताओं की रही जिनके भारत से अच्छे रिश्ते हैं। वो इसी साल भारत के दौरे पर भी आए थे और PM मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन इससे पहले कि देउबा दोबारा PM का पद संभालते, KP ओली ने प्रचंड के साथ उनकी खींचतान का फायदा उठा लिया। उन्होंने प्रचंड को समर्थन दे दिया और उनकी करीबी मानी जाने वाली नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उन्हें नेपाल का नया PM बना दिया। माना जा रहा है कि इसके बाद नेपाल में चीन का दखल एक बार फिर बढ़ जाएगा। और इधर एक्टर तुनिशा शर्मा खुदकुशी केस का श्रद्धा मर्डर कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में एक्टर शीजान मोहम्मद खान आरोपी हैं, जो 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर हैं।
और खबर है कि शीजान खान ने पूछताछ में पुलिस को ये बताया कि श्रद्धा और आफताब केस के बाद उसके मन में डर बैठ गया था और इसीलिए उसने समय रहते उम्र और धर्म का हवाला देकर तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया था, जिसके बाद पुलिस उसके इस बयान की जांच में जुट गई, क्योंकि खबर है कि पुलिस को शक है कि ये बयान मामले की जांच को गुमराह करने के लिए भी हो सकता है। ये कितनी बात ये सही है ये देखना काफी अहम है, क्योंकि वेरीफाई करने का काम पुलिस का है। इस बीच तुनिशा की मां ने एक बार फिर आरोपी को सजा दिलवाने की मांग की। सजा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। बताया गया कि पुलिस शीजान खान के मोबाइल फोन में मौजूद व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए शीजान के दावों की जांच कर रही है। इसके साथ ही खबर है कि पुलिस लव जिहाद एंगल से भी इस मामले की जांच में जुटी है। और उधर बर्फीले तूफान ने क्रिसमस पर अमेरिका में मातम फैला दिया। वहां पर करीब 40 लोगों की मौत हो गई है। मुसीबत की बात यह है कि मौत का ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से कई लोग अपने घरों में ही कैद हो चुके हैं। उस पर ठंड में हजारों घरों की बत्ती भी गुल है, क्योंकि मौसम ने इतना जोरदार हमला किया कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी लाचार हो गई। वहां के एक इलाके में बर्फ लिए बवंडर के जैसे तेजी से ऐसी हवा उड़ती दिखी कि इंसान ही जमकर बुत बन जाए। कार पर कार एक दूसरे पर टूटी नजर आई। सबसे ज्यादा बुरा हाल अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के बफलो शहर का रहा। वहां का मंजर देखकर ऐसा लगा जैसे आइस एज लौट आई हो। हर तरफ बर्फ डेरा जमाए नजर आई। ऐसा लगा जैसे तस्वीरें अमेरिका की नहीं बल्कि अंटार्कटिका की हों। एक पेट्रोल पंप ने तो बर्फीले तूफान के आगे घुटने ही टेक दिए। बताया गया कि पश्चिमी न्यूयॉर्क के कई हिस्सों में 3.5 इंच से भी ज्यादा बर्फ जम चुकी है। वहीं एक तस्वीर ऐसी देखने को मिली जिसमें फिसलन के कारण एक सड़क पर एक कार एकदम बेकाबू दिखी। सड़क पर चलते एक शख्स को किसी तरह उससे अपनी जान बचानी पड़ी और फिर वो कार दूसरी गाड़ियों से भिड़ती चली गई। और इधर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई एक बार फिर रेलवे प्रोजेक्ट घोटाला मामले की जांच कर सकती है। 2018 में शुरुआती जांच के बाद इस केस को बंद कर दिया गया था, लेकिन चर्चा है कि रेलवे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के मामले को फिर से खोला जा सकता है। इस केस में उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, 2 बेटियां रागिनी और चंदा भी आरोपी हैं। लालू प्रसाद यादव का आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे की जमीन लीज पर देने और मरम्मत का काम देने के लिए घूस ली। और इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बार फिर दोहराया कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी पुतिन ने ये संकेत दिए थे कि वो जंग खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, ताकि 10 महीने से जारी युद्ध को रोका जा सके। पुतिन के मुताबिक उन्होंने कभी भी बातचीत के विकल्प को छोड़ा नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि जंग खत्म करने के लिए वो जेलेंस्की से बात करने को तैयार हैं। Посмотреть тех людей, которые глубоко погружают. लेकिन रूस के मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने जेलेंस्की को आड़े हाथों भी लिया। पुतिन ने इशारों में बता दिया कि जेलेंस्की कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि जेलेंस्की ही जंग रोकने के लिए बातचीत की राह में रोड़ा बने हुए हैं, क्योंकि जेलेंस्की ने कई बार पुतिन के इस प्रस्ताव पर अलग ही रुख दिखाया और उन्होंने रूस से बातचीत के न्योते को एक सिरे से ठुकरा दिया। जेलेंस्की ने ताल ठोकते हुए ये कहा कि वो पुतिन के आगे झुकने वाले नहीं हैं और जंग में अब किसी तरह का समझौता नहीं होगा, क्योंकि बातचीत से मसले को हल करने की दुहाई देने वाला रूस हमलों में कमी नहीं कर रहा है। एक तरफ तो वो वार्ता का रास्ता चुनने की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों को दहला रहा है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने क्रिसमस के दिन खैरसोन पर बड़ा हमला बोला, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। खुद जेलेंस्की ने इस हमले की कई तस्वीरें ट्वीट की। हमले से भड़के जेलेंस्की ने इसे रूस का आतंक करार दिया और ये जता दिया कि लोगों की मौत पर जश्न मनाने वाले रूस पर उन्हें जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि शांति वार्ता पुतिन की एक चाल भी हो सकती है। जेलेंस्की ने पहले भी इस बात की आशंका जताई थी कि युद्ध विराम की आड़ में पुतिन अपनी ताकत बढ़ाकर यूक्रेन पर ज्यादा भीषण वार कर सकते हैं। उधर दोनों देशों के बीच शांति की कोशिश में जुटे तुर्की ने भी हाथ अपने खड़े कर दिए और वहां के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि जंग अभी खत्म नहीं होगी, बल्कि 2023 में ये और भी ज्यादा तेज हो सकती है। ये डर उसी तुर्की ने जताया जिसने शुरू में ही दोनों देशों के बीच बातचीत की राह खोली थी। 24 फरवरी को हुए हमले के बाद तुर्की ने ही कई बार रूस और यूक्रेन के बीच सुलह कराने की कोशिश की थी, लेकिन तब तुर्की नाकाम रहा था और अब तो वो ये कह रहा है कि दोनों के बीच दोस्ती हो ही नहीं सकती और इसलिए तुर्की ने आशंका जता दी कि जंग आसानी से नहीं रुकेगी। और उधर दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। हालांकि उनकी जयंती एक दिन पहले थी, लेकिन राहुल गांधी उसके अगले दिन सुबह के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने सदैव अटल स्थल पर पहुंचे। अटल समाधि पर उनका आना कई राजनीतिक मायने उसके हैं। राहुल गांधी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन किया। इसके अलावा इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल पर भी गए।
और उधर कांग्रेस नेता गौरव पांधी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर किए गए एक ट्वीट ने बीजेपी को बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया है। गौरव पांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री को अंग्रेजों का मुखबिर तक बता दिया, वो भी तब जब राहुल गांधी दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे, जिससे कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को उसे घेरने का मौका दे दिया। एक तरफ कांग्रेस का एक नेता पूर्व प्रधानमंत्री पर निजी हमले करता दिखा, दूसरी तरफ राहुल गांधी उन्हें नमन करते हुए दिखे। बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस बुरी तरह कंफ्यूज है। स्पष्ट तरीके से अपनी भूमिका रखनी होगी कि हम माफी मांगते हैं और गौरव पांधी के जो विचार है वो कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। कांग्रेस पर हमले का मौका बीजेपी को तब मिला जब राहुल गांधी देश के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थलों पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने पार्टियों का अंतर मिटाकर अटल बिहारी वाजपेयी को नमन भी किया, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता गौरव पांधी ने राहुल की कोशिश पर पानी फेर दिया। हालांकि कांग्रेस ने सफाई देते हुए इसे गौरव पांधी की निजी राय बता दिया। किसी ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कहा, जो कि अब डिलीट भी हो चुका है मेरी जानकारी के अनुसार, मुझे नहीं लगता वो चीज मायने रखती है। गौरव पांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ किया ट्वीट विवाद बढ़ने के बाद डिलीट कर दिया था, लेकिन बीजेपी की मांग है कि गौरव पांधी पर कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए। इस बीच यूरोशियन टाइम्स ने दावा किया कि नेटो को पटखनी देने के लिए पुतिन ने बेलारूस के पायलटों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है, जबकि कुछ रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि रूस वहां पहले ही अपनी ताकतवर मिसाइलें तैनात कर चुका है और अब उसने बेलारूस के फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलटों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया, ताकि वक्त आने पर वो उनका इस्तेमाल नेटो से जंग लड़ने के लिए कर सके। असल में रूस का आरोप है कि अमेरिका की अगुवाई वाला ये सैन्य संगठन उसकी घेराबंदी करने में जुटा है। नेटो के देश उसकी सीमा के पास परमाणु मिसाइलें तैनात कर रहे हैं। और इससे पहले बेलारूस ने ये भी आरोप लगाए थे कि नेटो के फाइटर जेट उसकी सीमा के पास चक्कर लगा रहे हैं। इस दौरान 19 दिसंबर को पुतिन ने बेलारूस का दौरा किया, जिसके बाद ये तय हुआ कि रूस बेलारूस के पायलटों को ट्रेनिंग देगा। मतलब ये कि अगर नेटो की सेना जंग में कूदी तो पुतिन उसे पछाड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में पोलूस मसीह नाम के एक पादरी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो 100 लोगों का धर्म परिवर्तन करने वाले थे, जिसके लिए बकायदा टेंट लगाया गया, जहां लोगों की भीड़ के बीच पादरी भाषण देते नजर आए। लेकिन जैसे ही धर्मांतरण की खबर कुछ हिंदूवादी संगठनों को मिली, वो वहां पहुंच गए। पादरी है, इसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पादरी के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन करवाने से जुड़े कानून के तहत केस दर्ज किया गया। और उधर आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में लोग अब आटे के लिए तरस रहे हैं। मतलब वहां के लोगों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जबकि कुछ रोज पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के पास सब्जियां खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। और अब वहां आटे की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां आटा खरीदने के लिए लोग एक दूसरे से मारपीट पर भी उतारू हैं। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें आटा खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी दिखाई दी। कुछ जगहों पर तो लोग आटे के लिए एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। ये हालात सिर्फ 1 या 2 शहरों में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में दिखाई दिए। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इस वक्त वहाँ 1 किलो आटे की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपए हो गई है और 20 किलो आटे की बोरी 2500 रुपए में मिल रही है, जबकि पिछले हफ्ते यही बोरी 2400 रुपए की थी। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार आटा इतना महंगा हुआ। लोगों को इस बात का भी डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में वहाँ आटा इससे भी ज्यादा महंगा हो सकता है और इसी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा आटे की बोरियां खरीद कर स्टॉक करने में जुटे हैं, ताकि हालात बिगड़ने पर उन्हें रोटी के लिए न तरसना पड़े। आंकड़ों के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे की बोरी 2500, लाहौर में 2420 और क्वेटा में 2320 पाकिस्तानी रुपए में मिल रही है। सिर्फ आटा ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में गेहूं, गैस और चावल की भी भारी कमी है। पिछले दिनों ही ये खबर आई थी कि पाकिस्तान अपने लोगों के लिए सब्जियां तक नहीं खरीद पा रहा है, जबकि बिजली संकट की वजह से वहाँ के कई शहरों की बिजली पहले से ही गुल है। और तो और खाना बनाने के लिए लोगों को रसोई गैस भी नहीं मिल रही है। और अगर जल्द ही शहबाज शरीफ सरकार ने बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो पाकिस्तान को कंगाल होने से कोई नहीं बचा पाएगा। और इस बीच यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बावजूद रूस अगले साल फरवरी से भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तीसरी खेप की सप्लाई शुरू कर देगा। दोनों देशों के बीच करीब 35,000 करोड़ रुपए में 5 एयर डिफेंस सिस्टम का करार हुआ था, जिसके तहत रूस अब तक 2 एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही भारत भेज चुका है, जिनकी तैनाती भारत ने उत्तरी और पूर्वी सीमा पर की है। और अब रक्षा सूत्रों के मुताबिक रूस अगले साल फरवरी से इस ताकतवर हथियार की तीसरी खेप की सप्लाई शुरू कर देगा। सूत्र ये भी बताते हैं कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की एक टीम रूस जाकर इसके प्रोडक्शन साइट का निरीक्षण तक कर चुकी है।
इसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकता है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी तक 36 टारगेट को एक साथ भेज सकती हैं। और इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय की शादियों में तेज आवाज में गाना बजाने और आतिशबाजी पर बैन लगा दिया गया है। बैन का यह फैसला मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से लिया गया, जिसमें साफ कहा गया कि अगर मुस्लिम समुदाय की शादियों में नाच गाना हुआ तो निकाह नहीं पढ़ा जाएगा। गैर इस्लामी चीजों की तरफ ले जा रहे हैं। इस फैसले के पीछे उलेमाओं ने फिजूल खर्च को रोकने की दलील दी। और उधर पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध से कई गुना ताकतवर रूस की सेना का डटकर मुकाबला इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ज़ेलेंस्की के हाथ में वो अदृश्य हथियार है जिसकी ताकत का पुतिन की फौज को कोई इल्म नहीं है, क्योंकि यह हथियार यूक्रेन को अमेरिका और उसके साथी देशों से मिली कोई मिसाइल, ड्रोन, बम या एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस लड़ाई में यूक्रेन का असली हथियार है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना जिस समझदारी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है उसने पुतिन के एक से बढ़कर एक हथियार को नाकू चने चबा दिए हैं। जबकि यूक्रेन की फौज रूस की सेना के आगे कहीं नहीं ठहरती और यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि उसके बावजूद अगर यूक्रेन रूस को कड़ी चुनौती दे रहा है तो उसकी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्योंकि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार तो दे दिए हैं लेकिन उनमें ज्यादातर हथियार नए नहीं हैं। वो दशकों से उन देशों की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि एआई के इस्तेमाल ने उन पुराने हथियारों को भी धार दे दी है, यूक्रेन की सेना के हमले करने की ताकत बढ़ा दी है और ये सब मुमकिन हो पाया है अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी पैलेनिटर की वजह से, जो कि वो कंपनी है जो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय से लेकर उसकी खुफिया एजेंसी CIA तक के साथ काम कर चुकी है। और बताया गया कि उसी पैलेनिटर कंपनी के बनाए एक एडवांस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर यूक्रेन की सेना ने पुतिन के सिर में दर्द कर दिया है। पैलेनिटर का सॉफ्टवेयर सैटेलाइट, हीट सेंसर, ड्रोन और जासूसों के जरिए दुश्मन की सेना के बारे में इंटेलिजेंस जुटाता है। इसके बाद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उस डेटा के आधार पर एक मैप तैयार करता है जिसमें रूस की तोपों, टैंकों और सैनिकों की पोजीशन दिखाई जाती है। उस मैप को देखकर यूक्रेन की सेना की तोपें रूस के ठिकानों पर ज्यादा सटीक और घातक वार कर पा रही हैं। बताया गया कि इस एआई तकनीक की वजह से यूक्रेन एक दिन में रूस के 300 टारगेट का पता लगा पा रहा है। और उधर दिल्ली के बड़े कारोबारी अनिल नंदा के साथ ठगी का मामला सामने आया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर दिल्ली के बड़े कारोबारी अनिल नंदा के साथ ठगी करने का आरोप लगा। अनिल नंदा ने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि ठगी में शामिल लोगों का संबंध अंडरवर्ल्ड से भी है। और इस बीच पेरिस में रहने वाले कुर्द समुदाय पर हुए जानलेवा हमले के बाद कोहराम मच गया। बीते शुक्रवार को वहां एक शख्स ने कुर्द समुदाय के एक कल्चरल सेंटर पर गोलीबारी की थी जिसमें 3 लोग मारे गए थे। शरणार्थियों और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हुई उस हिंसा का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर गए, लेकिन विरोध करते करते वो खुद ही हिंसक हो गए और जो उनके रास्ते में आया कुचला गया। सड़क पर खड़ी गाड़ियां प्रदर्शनकारियों का पहला शिकार बनी। लोगों ने गाड़ियों को पलट दिया, उनका कचूमर निकाल दिया, कुछ गाड़ियों को तो फूंक ही दिया गया। प्रदर्शनकारी एक बस स्टैंड पर भी अपना गुस्सा निकालते दिखे। कुर्द समुदाय पर हमले से लोग इतने आग बबूला थे कि उन्होंने सड़क को जंग का मैदान बना दिया। इसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए इतनी आंसू गैस छोड़ी गई कि हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। बताया गया कि 69 साल का हमलावर फ्रांस का नागरिक है जो कि वहां बसे विदेशियों से चिढ़ा हुआ था। और इधर आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर का गर्भगृह करीब 8 महीनों तक बंद रहेगा, जिसकी जानकारी मंदिर प्रबंधन ने दी और बताया कि तिरुमाला मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाई जाएगी, जिसकी वजह से अगले 8 महीनों तक गर्भगृह श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। मंदिर प्रबंधन ने गर्भगृह में मौजूद भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति जैसी हूबहू प्रतिमा अस्थायी रूप से स्थापित करने का भी फैसला लिया ताकि भक्त भगवान वेंकटेश्वर के बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें। उधर दक्षिण कोरिया का आरोप है कि उत्तर कोरिया के कई ड्रोन ने उसकी सीमा में घुसपैठ की है, जिसके जवाब में दक्षिण कोरिया ने भी अपनी सेना को अलर्ट कर दिया और साथ ही कई लड़ाकू विमानों की तैनाती भी कर दी, क्योंकि दक्षिण कोरिया का आरोप है कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर उसकी सीमा में घुसकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने की कोशिश की।
हालांकि ये पहला मौका नहीं है जबकि उत्तर कोरिया ने इस तरह की हरकत की हो। वो हाल के महीनों में कई बार दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ा चुका है। असल में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का गुस्सा तभी से भड़का हुआ है जब से दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल करने में जुटा है, और इस बार भी उसने इसी वजह से अपने जंगी ड्रोन को हमले की मंशा से दक्षिण कोरिया की सीमा में भेज दिया। हालांकि खबर है कि दक्षिण कोरिया के लड़ाकू विमानों ने उन ड्रोन को थोड़ी ही देर में खदेड़ दिया, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान खबर है कि दक्षिण कोरिया का एक एयरक्राफ्ट तबाह हो गया और कहा जा रहा है कि उसे उत्तर कोरिया के घातक ड्रोन ने निशाना बनाया, जिससे दक्षिण कोरिया की सेना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद उसके फाइटर जेट ने उन ड्रोन को अपने इलाके से भगाकर ही दम लिया। इस बीच खबर है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच चल रहे सैन्य अभ्यास से तमतमाकर उत्तर कोरिया ने अपनी 2 और मिसाइलों का परीक्षण कर दिया। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया की ये दोनों शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनके जरिए किम ने एक बार फिर अपने दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। हालांकि इस साल उत्तर कोरिया एक के बाद एक कई घातक मिसाइलों का परीक्षण कर पहले ही दक्षिण कोरिया की नाक में दम कर चुका है। इस बीच कैलिफोर्निया में माइकी होती नाम के युवक को पहला सिख मेयर चुना गया। माइकी कैलिफोर्निया के लोडाई शहर के 170वें मेयर चुने गए और अब कैलिफोर्निया के पहले सिख मेयर माइकी होती 2 साल तक लोडाई शहर की जिम्मेदारी संभालेंगे। मेयर पद की शपथ लेने के बाद माइकी होती ने ट्वीट कर लिखा कि कैलिफोर्निया के लोडाई शहर के 170वें मेयर बनने पर वो बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और उधर संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के 2 और शहरों के नाम अपनी बैन लिस्ट में डाल दिए, यानी पाकिस्तान के इन 2 शहरों के नागरिकों को यूएई की तरफ से वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले यूएई पाकिस्तान के 22 शहरों को इस लिस्ट में डाल चुका है और कहा जा रहा है कि इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। मतलब 2 और शहरों के नाम जुड़ने से ये आंकड़ा अब 24 हो गया, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के एबटाबाद, क्वेटा, मुजफ्फरगढ़ और नवाबशाह समेत 24 शहरों के लोग अगले आदेश तक यूएई नहीं जा सकेंगे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात इन शहरों में मौजूद उन एजेंट से परेशान है जो गलत तरीके से नौकरी के नाम पर बेरोजगारों को वहां भेज रहे थे। कहा गया कि यूएई जाने के बाद जब ऐसे लोगों को कोई काम नहीं मिलता तब वो सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार परेशानी में पड़ जाती है, क्योंकि तब इस तरह के लोगों को पकड़कर सरकारी खर्च पर पाकिस्तान भेजना पड़ता है और इसी स्थिति से बचने के लिए ही यूएई ने ये कदम उठाया। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पलें पहनाई। उन्होंने 66 दिन बाद चप्पल पहनी, जिसकी वजह प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर की खराब सड़कों को बताया, जहां से वो विधायक भी हैं। सड़कों की मरम्मत में देरी से नाराज होकर नंगे पांव रह रहे प्रद्युम्न सिंह तोमर को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चप्पल पहनाई। चप्पलें पहनाई, बड़ी खुशी की बात है। चप्पल पहनने के बाद प्रद्युम्न सिंह ने सिंधिया के पैर छुए। और इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस जंग के मोर्चे पर मौजूद अपने एयर डिफेंस सिस्टमों की संख्या में लगातार इजाफा कर रहा है। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि वो नए एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी में भी पूरे जोर शोर से लगा हुआ है, जिसके लिए उसके सैनिकों ने दिन रात एक कर दिए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस हवाई हमलों से बचने के लिए नए एयर डिफेंस सिस्टम S-300V को यूक्रेन में तैनात कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि रूस ये तैनाती यूक्रेन के हमले से बचने के लिए कर रहा है, क्योंकि पुतिन ये जानते हैं कि क्रिसमस के मौके पर उनकी सेना ने जो मिसाइलें बरसाई, ज़ेलेंस्की उसका बदला लेने की फिराक में है। इसलिए रूस अपनी तरफ से इन हमलों को नाकाम करने की पूरी तैयारी में जुटा है। यही वजह है कि रूस की सेना खुफिया तरीके से नई जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टमों की तैनाती कर रही है, ताकि यूक्रेन को उसके अगले कदम की भनक न लग सके। और उधर श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज में रोहित शर्मा और केएल राहुल नहीं खेल पाएंगे। खबर है कि रोहित शर्मा की अंगूठे की चोट ठीक नहीं होने की वजह से वो नहीं खेलेंगे, जबकि केएल राहुल श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दौरान शादी करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया। भारत 3 जनवरी से 15 जनवरी तक श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैच की सीरीज खेलेगा। इधर हाल ही में तवांग में हुई झड़प में बुरी तरह पिटने के बाद चीन घुटनों पर अब आ गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की कड़ी आपत्ति के बाद चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से पहली बार दोनों देशों के बीच रिश्ते को लेकर बयान जारी किया गया, जिसके तहत चीन ने भारत के साथ संबंध मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की बात कही। यानी जो चीन हाल ही में LAC के नजदीक अपनी चालाकी दिखा रहा था, जिसके सैनिकों ने भारतीय सेना के जवानों के साथ झड़प की, उसकी अक्ल अब ठिकाने आ गई है। इसी वजह से चीन के विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के राजनयिक चैनलों के जरिए बातचीत जारी रखने और LAC पर शांति बनाए रखने की अपील की। असल में तवांग में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच पिछले हफ्ते ही कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। असल में तवांग में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच पिछले हफ्ते ही कमांड स्तर की बातचीत हुई थी।
और इस बैठक में भारत और चीन LAC पर सुरक्षा और तनाव कम करने के लिए कई मुद्दों पर सहमत हुए थे। हालांकि माना यह जा रहा है कि 2 साल पहले गलवान और फिर हाल ही में तवांग में भारतीय सेना के हाथों पिटने के बाद चीनी सैनिकों की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी है। और इस बीच भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को वहां की एक अदालत ने 11 साल की सजा सुनाई। साथ ही उन पर $50 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 40 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाया गया। चीन के समर्थक अब्दुल्ला यामीन ने इसी साल मार्च में भारत विरोधी प्रदर्शन किया था। वो 2013 से 2018 तक मालदीव के राष्ट्रपति थे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सीरिया की एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए तुर्की रूस से बातचीत कर रहा है और दावा यह भी है कि तुर्की का प्लान सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करना है ताकि वो उत्तरी सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाकों का खात्मा कर सके। पिछले महीने ही तुर्की ने उत्तरी सीरिया और इराक में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का अल्टीमेटम दिया था और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि तुर्की सीरिया के एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए रूस से बातचीत कर रहा है, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पुतिन के करीबी माने जाते हैं। इसीलिए तुर्की को उम्मीद है कि एयर स्पेस के इस्तेमाल के लिए रूस सीरिया को मना लेगा। हालांकि उत्तरी सीरिया में तुर्की का घुसना और वहां पर तबाही मचाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस्तांबुल में बम धमाकों में 6 लोगों की मौत के बाद तुर्की ने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ हमले तेज कर दिए और उसने 2 टूक कह दिया था कि उसकी सेना कुर्द लड़ाकों को पूरी तरह खत्म करके ही दम लेगी। इधर उत्तर प्रदेश के बेतिया से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह भीड़ से बचने के लिए स्कूटर पर बैठकर भागती नजर आई और उनके पीछे कई लोग दौड़ते दिखाई दिए। बताया गया कि अक्षरा सिंह वहां मेयर पद की प्रत्याशी गरिमा सिंह के चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी, लेकिन उन्हें देखते ही लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए उनके पीछे पड़ गए। जब हालात काबू से बाहर हुए तो मेयर प्रत्याशी के पति ने उन्हें जल्दी से स्कूटर पर बैठाया और वहां से भाग निकले। आरोप है कि उन्हें देखते ही लोग इस कदर उनकी तरफ दौड़े कि वो अपनी चप्पलें तक नहीं पहन पाई, जिसके बाद वीडियो में भी वो नंगे पैर स्कूटर पर बैठी नजर आई। और उस बीच जापान के कई इलाकों में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। जापान के उत्तर पूर्वी हिस्से में पिछले हफ्ते ही बर्फीले तूफान ने दस्तक दे दी थी, लेकिन सप्ताह के आखिर तक ये मौसम वहां रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया। जो तस्वीरें जापान के होक्काइडो टापू से सामने आई, उनमें सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी दिखाई दी। घरों की छत से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ बर्फ से ढक गया। कभी हरे भरे दिखने वाले पेड़ जबरदस्त ठंड के कारण सूख गए और पेड़ों से हरे पत्ते गायब हो गए। और ये हालात जापान के किसी एक इलाके में नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी जापान के ज्यादातर हिस्सों में बर्फीले तूफान ने जमकर कोहराम मचाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक हफ्ते में जापान में बर्फीले तूफान से 17 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोगों के तूफान की चपेट में आने से जख्मी भी होने की खबर है। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी जापान के कई हिस्सों में औसत बर्फबारी के मुकाबले इस बार 3 गुना ज्यादा बर्फ गिरी है, जिसके कारण एक दिन पहले जापान के होक्काइडो टापू में 20,000 घरों की बत्ती गुल हो गई और उत्तरी जापान में सैकड़ों उड़ानों और ट्रेनों को भी खराब मौसम की वजह से रद्द करना पड़ा। ऐसे में जो जहां था वहीं फंस गया। बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए वहां के प्रशासन ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन जो लोग राहत बचाव के काम में जुटे उन्हें भी काफी परेशानियां उठानी पड़ी। बर्फीले तूफान की वजह से लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया। ऐसे में सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। जो निकला भी उसे जगह जगह कई मुसीबतें उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें एक प्राइवेट वार्ड में रखा गया। हालांकि वित्त मंत्री को अस्पताल में किस वजह से भर्ती कराया गया इसका अभी पता नहीं चल सका, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक रूटीन चेकअप और पेट में इन्फेक्शन की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। और उस बीच अमेरिका के न्यू ऑरलीन्स शहर में टिकटॉक स्टार बूगी बी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये वारदात उस वक्त हुई जब वो अपनी दादी के साथ सामान खरीदने के लिए निकले हुए थे। तभी गोलीबारी के दौरान उनको गोली लग गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पार्किंग में 2 लोगों के बीच झगड़ा चल रहा था और उनके बीच गोलीबारी हो रही थी, जिसमें बूगी भी फंस गए थे। इधर खबर है कि ट्विटर के डेटा में अब तक की सबसे बड़ी सेंधमारी हुई है। दावा है कि हैकरों ने कई मशहूर लोगों के ट्विटर अकाउंट के जरिए उनकी जानकारियां चुरा ली, जिनमें बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के साथ ही गूगल के CEO सुंदर पिचाई का नाम भी बताया गया। खबर है कि हैकरों ने एक लिस्ट बनाकर ट्विटर के CEO एलोन मस्क को भेजी, जिसमें उन्होंने जिन अकाउंटों से डेटा चुराया उनके नाम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इस लिस्ट में भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ ही मस्क की कंपनी SpaceX का डेटा भी मौजूद है। और हैकरों ने इसे खरीदने का पहला ऑफर ट्विटर के CEO एलोन मस्क को दिया है।
ताकि उन पर भारी भरकम जुर्माना न लगे। हालांकि इस चुराए गए डेटा की कीमत क्या होगी ये नहीं बताया गया, लेकिन हैकरों का दावा है कि वो इस डील को बिचौलिए के जरिए करेंगे और पैसा मिलने के बाद डेटा को अपने पास से डिलीट कर देंगे। उधर बिहार के कई इलाकों में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर में 2 तस्करों ने ऑटो की छत पर शराब की बोतलें छिपाई, लेकिन पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी में पहले तो ऑटो से कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसकी छत से कपड़ा हटा वहां शराब की कई बोतलें सजाकर रखी नजर आईं। पुलिस के मुताबिक ऑटो से शराब की 123 बोतलें बरामद की गई। साथ ही तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं सारण में तो पुलिस ने जंगल में छिपा कर बनाई जा रही शराब के अड्डे पर जब हल्ला बोला तो वहाँ भगदड़ मच गई। हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। पुलिस के मुताबिक वहां से शराब की कई पेटियां जब्त की गई, जिन्हें बाद में बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया। और दरभंगा में की गई छापेमारी कार्रवाई के दौरान तो एक तस्कर को छुड़ाने के लिए गांव के लोग पुलिस के साथ भिड़ गए। उसे अवैध शराब बनाने के आरोप में पुलिस ने पकड़ा, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उसे लेकर आगे बढ़े, गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद वहां इतना हंगामा हुआ कि संभालना मुश्किल हो गया। दावा किया गया कि इस दौरान गांव वाले एक आरोपी को छुड़ाने में कामयाब रहे, वहीं दूसरे को पुलिस अपने साथ ले गई। इसके अलावा धनबाद में पुलिस की टीम ने अवैध शराब बनाने के आरोप में एक घर पर भी छापा मारा। आरोप है कि वहां घर के अंदर शराब की एक मिनी फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जहां से पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की। 509 लीटर लोकल मेड नकली फॉरेन लिकर बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए आरोपी नकली शराब बनाकर उन्हें बिहार के अलावा आसपास के राज्यों में बेचा करते थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इधर उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 स्टार रेटिंग दी है, जिसकी वजह जेल के अंदर खाने की क्वालिटी और साफ सफाई को बताया गया। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पैमानों पर खरा उतरने के बाद बुलंदशहर की जेल को ये रेटिंग हासिल हुई। इस बीच गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहिबजादों की याद में देश भर में पहला वीर बाल दिवस मनाया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत के वो बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर दोनों साहिबजादों की बहादुरी को याद किया। इस मौके पर देश भर में कई जगहों पर कार्यक्रम हुए। उधर पुतिन के करीबी ने दावा किया कि परमाणु ताकत ने पश्चिमी देशों को रूस से भिड़ने से रोका और ये दावा रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से किया गया है, जिन्होंने ये साफ कहा कि पश्चिमी देशों ने रूस से भिड़ने के प्लान को इसलिए रोक दिया क्योंकि वो परमाणु बम के इस्तेमाल से डर गए। पुतिन ने युद्ध के दौरान बार बार अपना रुख किया कि अगर रूस पर खतरे के बादल मंडराए तो वो परमाणु बम के इस्तेमाल से नहीं चूकेंगे। दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक पुतिन की इसी चेतावनी की वजह से पश्चिमी देश रूस से भिड़ने के लिए आगे नहीं आए, क्योंकि परमाणु बम के एक बार इस्तेमाल होने का मतलब है चारों तरफ तबाही मचना। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ये संकेत दे दिए कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग फिलहाल थमने के आसार नहीं दिख रहे, तब तक जब तक रूस यूक्रेन से ज़ेलेंस्की की सरकार को उखाड़ नहीं देता। हालांकि बीते दिनों ये खबरें आई थी कि पुतिन जंग को खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन बाद में ये रूस की तरफ से ये दावा किया गया कि यूक्रेन और बाकी पश्चिमी देश बातचीत करने को तैयार नहीं है। ऐसे में दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि एक तरफ पश्चिमी देश रूस को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं चाहते कि जंग में परमाणु ताकत दिखाई जाए, क्योंकि डिफेंस विशेषज्ञों के मुताबिक रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। करीब 6000 परमाणु हथियार रूस के पास होने की आशंका है। यही वजह रही कि दिमित्री मेदवेदेव ने ये चेतावनी दे दी कि रूस को उसकी सुरक्षा में जरा भी चूक महसूस हुई तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बीच झारखंड के बोकारो से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर 2 मोटरसाइकिलों की जोरदार भिड़ंत हो गई। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल सड़क के दूसरी ओर जाने के लिए अपनी दाईं तरफ मुड़ती हुई नजर आई। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंची, वहां से गुजर रही तेज रफ्तार दूसरी मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद वायरस का जरा भी डर है, जबकि चीन की राजधानी में रोजाना हजारों की जान वायरस की वजह से जा रही है। क्रिसमस का ये जश्न शंघाई में इसलिए मना क्योंकि सरकार ने इस पर कोई बंदिश नहीं लगाई, जिसकी वजह सिर्फ 2 ही हो सकती है। पहली तो ये कि लोगों की जान से ज्यादा कीमती चीन के क्रिसमस पर होने वाला कारोबार है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि चीन की सरकार को वहाँ के लोगों की जान की कोई परवाह ही नहीं है। चीन में कोरोना की तबाही की वजह नवंबर में वहाँ 0 कोविड पॉलिसी के खिलाफ हुआ आंदोलन है।
और उसी आंदोलन के बाद वहां की सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कर दिया था और अचानक लोगों को छूट दे दी थी। उसी का नतीजा ये हुआ कि वहां पर कोरोना का विस्फोट हो गया। अब माना जा रहा है कि चीन की सरकार वहां के लोगों से आंदोलन का बदला लेना चाहती है और इसीलिए उसने लोगों को जानवरों की तरह मरने के लिए बिना किसी सहारे के छोड़ दिया। लेकिन चीन की हकीकत बताने वाले कुछ आंकड़े लीक हो गए। दावा यह है कि वहां के नेशनल हेल्थ कमीशन की मीटिंग हुई जिसमें कुछ आंकड़े पेश किए गए। वहीं आंकड़े बाद में मीडिया तक पहुंच गए, जिनके मुताबिक चीन में केवल दिसंबर के महीने में 1 तारीख से 20 तारीख के बीच 25 करोड़ लोगों के शरीर में कोरोना वायरस मिला। यह आंकड़ा चीन की कुल आबादी के 18% के बराबर है। मतलब ये कि केवल 20 दिन में 18% चीन कोरोना पॉजिटिव हो गया। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन में बहुत बड़ी तबाही मचनी तय है, क्योंकि अगले 90 दिनों में चीन की 60% आबादी कोरोना वायरस की चपेट में आ जाएगी। जिसका मतलब ये होगा कि 90 दिनों में चीन के 90 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका है। और इसीलिए ये भी साफ है कि अगर 90 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हुए तो लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन का ध्यान वहां के लोगों की जान बचाने पर बिल्कुल भी नहीं है, जबकि साफ हो चुका है कि चीन के सारे संसाधन कोरोना के विस्फोट के सामने दम तोड़ चुके हैं। चीन में दवाओं की किल्लत है और डॉक्टरों की भारी कमी है। बड़ी संख्या में डॉक्टर और बाकी मेडिकल स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि चीन की सरकार अपने कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों से भी काम करवा रही है। लेकिन सबसे बड़ी आफत यह है कि इस वक्त चीन के सारे ब्लड बैंक बेहद दबाव में हैं। लोगों से बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करने की अपील की जा रही है। पूर्वी और उत्तरी चीन के शहरों से डॉक्टरों और नर्सों से बीजिंग पहुंचने की अपील की जा रही है। आफत तो ये भी है कि एक साथ करोड़ों मरीजों का इलाज करने के लिए चीन के पास अस्पताल तक मौजूद नहीं है। इसका सबूत भी कई वीडियो में दिखाई दे चुका है। जबकि अब साफ हो चुका है कि कोरोना के जिस BF.7 वेरिएंट से इस वक्त चीन के शहर लड़ रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। ओमिक्रॉन के बाकी सब वेरिएंट इतने खतरनाक नहीं थे जितना खतरनाक BF.7 है, क्योंकि ये ऐसा सब वेरिएंट है जो बहुत कम वक्त में मरीज के फेफड़ों में फैल जाता है। फेफड़ों में ऐसा इन्फेक्शन होता है कि मरीज के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए। भारत समेत दुनिया के कई देशों में जब कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट फैला था तब इस तरह के लक्षण मरीजों में दिखे थे। इसीलिए डेल्टा वेरिएंट को बेहद खतरनाक माना गया था। लेकिन चीन में मरीजों के सीटी स्कैन बता रहे हैं कि BF.7 का स्वभाव भी बहुत कुछ वैसा ही है। ऊपर से चीन में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इलाज की कमी के कारण लोगों की हालत ज्यादा गंभीर हो रही है। हालांकि चीन के कई शहर ऐसे हैं जहां कभी विस्फोट जैसे हालात नहीं बने हैं, लेकिन जिस तरह चीन में कोरोना फैल रहा है, जानकारों का मानना है कि इस विस्फोट की पहुंच पूरे चीन तक हो जाएगी। और उधर पाकिस्तान एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ आगे बढ़ चुका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की सेना को एक ऐसा युद्ध लड़ना पड़ रहा है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी इस जंग से डर लगने लगा और उसने पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को एक चेतावनी जारी कर दी। अमेरिका के नागरिकों से अपील की गई है कि इस्लामाबाद के मैरिट होटल जाने से बचा जाए। आशंका ये है कि उस होटल में अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा हमला किया जा सकता है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए आमतौर पर अमेरिका के लोग जश्न में शामिल होने के लिए निकलते हैं, लेकिन अमेरिका ने अपने नागरिकों से साफ कह दिया कि मैरिट होटल से फासला बनाया जाए। मतलब ये कि अमेरिका की एजेंसियों को एक बड़े हमले का खतरा सता रहा है। ऊपर से बड़ी खबर यह है कि जिस वक्त अमेरिका ने ये एडवाइजरी जारी की उसी वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक बड़ा हमला कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी फौज का एक कमांडर मारा गया। इसके अलावा पाकिस्तानी फौज के 10 जवान जख्मी होने की भी खबर सामने आई। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार TTP की लड़ाई अकेले पाकिस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका से भी है। अमेरिका इस संगठन के निशाने पर क्यों आया ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज जो ऑपरेशन चला रही है उसमें अमेरिका का उसे पूरा साथ मिल रहा है। यहाँ तक कि बलोच आर्मी और TTP के ठिकानों की खबर अमेरिका के सैटेलाइटों के जरिए मिल रही है। इसीलिए इस बार पाकिस्तान और अमेरिका दोनों इन संगठनों के निशाने पर हैं। लेकिन ये लड़ाई इस कदर बढ़ चुकी है कि इसे अंजाम तक पहुंचाने में पाकिस्तान तबाह हो सकता है। हालात ये है कि तालिबान के झंडे पाकिस्तान के कुछ प्रांतों में लगे दिखाई दिए। उत्तरी वजीरिस्तान में तालिबान ने ऊंची जगहों पर झंडे लगाकर पाकिस्तानी फौज को खुली चुनौती दे दी। ऊपर से शुक्रवार को इस्लामाबाद में हुए हमले के बाद अमेरिका और पाकिस्तान दोनों सहमे हुए हैं, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक हमलावर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में घुसकर बड़ा हमला करने में कामयाब हो गया था, जिसमें पाकिस्तानी पुलिस का एक अधिकारी मारा गया और कई लोग जख्मी भी हो गए थे। लेकिन खलबली मचने की बड़ी वजह कुछ और ही है। अब तक साफ नहीं है कि इन आतंकियों के निशाने पर कौन था और ये आतंकी कहां धमाका करने के मकसद से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ था, क्योंकि एक कार पर शक होने के बाद इस्लामाबाद में पुलिस ने उसे रोका था और उसी वक्त उसमें धमाका हो गया था।
अब माना जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर या तो कोई भीड़भाड़ वाली जगह थी जिससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान किया जाए, या फिर वो अमेरिका के दूतावास या अमेरिकी नागरिकों के किसी ठिकाने तक पहुंचना चाहते थे। इस्लामाबाद में आतंकी हमला होना वैसे भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 2014 में आखिरी बार इस्लामाबाद में आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद कभी भी पाकिस्तान में आतंकी कमजोर नहीं पड़े, लेकिन इस्लामाबाद पर आतंक की छाया नहीं पड़ी थी। लेकिन इस बार टीटीपी ने इस्लामाबाद में घुसकर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। तो चीन में कोरोना वायरस की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दावा किया गया है कि 90 दिन में चीन के 90 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, जबकि चीन की सरकार के कुछ ही लीक दस्तावेजों का यह दावा है कि अकेले दिसंबर में ही वहां पर 25 करोड़ लोगों को कोरोना भी हो चुका है। लेकिन चीन अभी भी दुनिया के सामने सच बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि चीन से आ रहे वीडियो पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, जिनसे साफ हो रहा है कि चीन में हो रही तबाही को चीन की सरकार हर हाल में दबाने में जुटी है। वहां के कब्रिस्तान का एक वीडियो इंटरनेट पर डाला गया, जिसमें फर्श पर रखे हुए शव दिखाई दिए। कैमरे की नजर जहां तक गई वहां तक शव दिखने लगे। एक ऐसा ही वीडियो एक कब्रिस्तान के बाहर का भी सामने आया। सड़क पर लोग अपने परिजनों के शवों को रखकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कैमरा आगे चलता गया और जहां तक पहुंचा वहां तक कतार दिखाई दी। लेकिन चीन ने अब तक ये नहीं माना कि वहाँ किसी भी एक शख्स की जान कोरोना वायरस ने ली हो। मतलब ये कि चीन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके कब्रिस्तान में रोज जिन शवों को लाया जा रहा है उनकी जान कोरोना ने ली है। ईरान और इजराइल के बीच बना हुआ तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार मोसाद के चीफ ने यह दावा किया है कि ईरान दूसरे खाड़ी देशों पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है, जो बहुत बड़ा हमला हो सकता है। मोसाद के चीफ की ये धमकी इसलिए अहम है क्योंकि 2 महीने पहले सऊदी अरब ने भी ऐसी ही आशंका जताई थी। उस वक्त सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों ने ये इनपुट अमेरिका के साथ साझा किया था। कई हफ्ते तक अमेरिका और सऊदी अरब की फौज चौकन्ने भी रहे। दावा किया गया था कि इराक और सऊदी अरब के कई शहर ईरान के निशाने पर हैं। अब मोसाद ने भी ऐसी ही आशंका जताई है। इजराइल का दावा यह है कि ईरान की फौज अपने घातक ड्रोन और खतरनाक मिसाइलों को तैयार कर चुकी है। इन हथियारों के दम पर ईरान एक बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है। मोसाद के खिलाफ ईरान ने भी एक जंग छेड़ी हुई है। पिछले 1.5 महीने में ईरान का दावा है कि वो मोसाद से कई जासूसों को गिरफ्तार कर चुका है, जो ईरान में हिजाब विरोधी आग को भड़काने के काम में लगे हुए थे। मोसाद का दावा है कि रूस को हथियारों की सप्लाई करने वाला ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और वो परमाणु बम बनाने के काफी करीब है। मोसाद के चीफ ने यहाँ तक कह दिया कि परमाणु बम और ईरान के बीच का फासला कुछ दिन का या कुछ हफ्तों का ही बचा है। मतलब ये कि कई सालों से ईरान के लिए जो डर इजराइल को सता रहा था, अब वो बेहद करीब दिखने लगा है। ईरान पिछले करीब 3 महीने से रूस की फौज को अपने खतरनाक ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। यहाँ तक कि ईरान की मिसाइलों की सप्लाई भी रूस की फौज को की जा रही है। लेकिन इजराइल का मानना है कि रूस की मदद से कुछ खतरनाक मिसाइलें भी तैयार कर रहा है, जिनकी रेंज हजारों किलोमीटर होगी। ये ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी सप्लाई रूस की फौज को तो की ही जाएगी। ये मिसाइलें बाद में पश्चिम एशिया के लिए बड़ा खतरा साबित होंगी। इधर झारखंड के बोकारो से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर 2 मोटरसाइकिलों की जोरदार भिड़ंत हो गई। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल सड़क के दूसरी ओर जाने के लिए अपनी दाईं तरफ मुड़ती हुई नजर आई। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंची, वहां से गुजर रही तेज रफ्तार दूसरी मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार लोग काफी दूर जा गिरे, जबकि दोनों मोटरसाइकिलों के परखच्चे उड़ गए। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उधर पाकिस्तान के स्पिनर दानिश कनेरिया ने शाहिद अफरीदी का मजाक उड़ाया और हाल ही में शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अंतरिम चीफ सिलेक्टर बनाया गया, जिस पर दानिश कनेरिया ने उन्हें ट्रोल करते हुए उनकी कई साल पुरानी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें मैच के दौरान शाहिद अफरीदी एक बॉल को दांत से काटते नजर आए थे। बाद में बॉल टैपरिंग के आरोप में अफरीदी को 2 मैचों के लिए बैन कर दिया गया था। इधर राजस्थान में गहलोत और पायलट की खींचतान ने एक बार फिर बीजेपी को हमले का मौका दे दिया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री से जुड़े विवाद पर एक ऐसा बयान दिया जिसे सीधा सीधा हाईकमान को चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद को सभी जातियों का नेता बताया और साफ कहा कि किसी एक जाति के समर्थन से सीएम का पद नहीं मिलता। अगर छत्तीस जी को मुझे प्यार नहीं करती, मुझे आशीर्वाद नहीं देती, तो मुझे कैसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकती 3 बार।
राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान नई नहीं है। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंची, उस वक्त भी राहुल से ज्यादा ये विवाद चर्चा में रहा। यहाँ तक कि खुद राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को बिठाकर दूरियां मिटाने की कोशिश की थी। इसी विवाद के कारण बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस जोड़ो यात्रा तक कह दिया था, लेकिन अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया। राजस्थान में 2023 में ही विधानसभा चुनाव है। इतना तय है कि अगर गहलोत और पायलट की खींचतान नहीं थमी तो बीजेपी से बड़ी चुनौती अपने ही घर के झगड़ों से निपटना होगी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फोन पर बातचीत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता की बधाई दी। पीएम मोदी के साथ बातचीत की जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी, जिसमें उन्होंने G20 की अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने यूएन में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए भारत का आभार जताया। ज़ेलेंस्की ने जंग में मानवीय आधार पर मदद करने के लिए भी पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। इधर सुशांत केस में तब एक नया मोड़ आ गया जब ये दावा किया गया कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उनकी हत्या हुई थी। ये दावा कूपर अस्पताल में उनके पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद वहां के कर्मचारी रूप कुमार शाह ने किया, जिसके मुताबिक जून 2020 में वो उस वक्त कपूर अस्पताल के मोर्चरी में मौजूद थे जब सुशांत का शव वहां लाया गया था। रूप कुमार के मुताबिक उन्होंने सुशांत के शरीर पर चोट के कई ऐसे निशान देखे थे जो खुदकुशी के नहीं हो सकते। वो मार लगेला अलग ढंग के था, हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। सुशांत की मौत के करीब 2.5 साल बाद सामने आया ये दावा चौंकाने वाला है, क्योंकि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फंदे से लटकने के दौरान दम घुटने को उनकी मौत की वजह बताया गया था। पिछले हफ्ते ही सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे। उधर श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का वॉइस सैंपल लिया गया और दिल्ली पुलिस को श्रद्धा और आफ्ताब की एक ऑडियो क्लिप मिली। बताया गया कि ऑडियो क्लिप में दोनों के बीच तीखी बहस हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आफ्ताब का वॉइस टेस्ट कराने का फैसला किया और उसके वॉइस सैंपल के साथ फेस रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट भी कराया गया, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। जो आवाज है आफ्ताब की वो मिलान कराने के लिए उसे सीबीआई की CFSL लैब लाया गया है। अगर आफ्ताब का वॉइस सैंपल और ऑडियो क्लिप की आवाज का मिलान हो गया तो पुलिस मान रही है कि उसके हाथ एक अहम सबूत लग जाएगा और कत्ल का मकसद भी साबित करने में मदद मिलेगी। इस बीच यूरेशियन टाइम्स वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस जंग में अब अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल को उतारने की तैयारी में है। रूस का दावा है कि उसने इसकी मदद से अमेरिका के सबसे शक्तिशाली B-52 बॉम्बर का तक शिकार किया है और माना जा रहा है कि ये बात सुनकर अमेरिका के भी होश उड़ गए। जमीन से हवा में लॉन्चर की मदद से दागी जाने वाली इस S-75 द्विना मिसाइल पर रूस को जबरदस्त भरोसा है, क्योंकि उसका दावा है कि इस मिसाइल से अमेरिका के 1 नहीं 2 नहीं 10 से ज्यादा B-52 बॉम्बर उसके ढेर किए। इसके अलावा रूस ने इसकी मदद से चीन और ताइवान के विमानों को तबाह करने का दावा भी किया। बताया गया कि ये मिसाइल 40 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन तक सटीक वार कर सकती है और यही खूबी इसे रूस के मिसाइल जखीरे की सबसे खूंखार मिसाइलों में एक बनाती है। और उधर दिल्ली के नगर निगम MCD में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। पार्टी की तरफ से शैली ओबराय ने मेयर और आले मोहम्मद इकबाल ने डिप्टी मेयर पद के लिए पर्चा भरा, जबकि स्थायी समिति के लिए 4 सदस्यों ने नामांकन दाखिल किया, जिनमें आमिल मलिक, रमिंदर कौर, मोहिनी जीनवाल और सारिका चौधरी का नाम शामिल है। 6 जनवरी को होने वाली MCD की पहली बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। उधर लखनऊ में एक पोते पर अपनी ही दादी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या का आरोप लगा है और बताया गया कि पेंशन के पैसे देने से इनकार करने पर उसने ऐसा किया और कुल्हाड़ी से अपनी दादी पर ही हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए पिता पर भी आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार किया, जिसमें वो जख्मी हो गए। चीख पुकार सुनकर मौके पर लोग इकट्ठा हुए, जबकि आरोपी वहां से फरार हो गया। इस बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पुलिस की कार्रवाई पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। असल में वहां लोगों के गुस्से को दबाने के लिए पाकिस्तान पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से कुछ बलूच नेताओं को गिरफ्तार किया, लेकिन पाकिस्तान पुलिस का ये दांव उल्टा पड़ गया और बलूच नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर गए। पुलिस ने जिन लोगों की आवाज को दबाने के लिए गिरफ्तारी का एक्शन लिया था, उन्हीं लोगों ने सड़कों पर उतरकर पुलिस के सामने अपनी आवाज बुलंद की। ये जो दहशतगर्दी है, अपने अधिकारों की मांग कर रहे उन लोगों का प्रदर्शन पुलिस से देखा नहीं गया और उसने मासूम लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। बहुत देर तक बलूचिस्तान की सड़कों पर यह हंगामा चलता रहा। पाकिस्तान सरकार और वहां की पुलिस के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में कई महिलाएं भी शामिल रही। इधर मुंबई के पास नवी मुंबई में कथावाचक देवकीनंदन महाराज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और आरोप है कि धमकी भरा फोन सऊदी अरब से उनके पर्सनल नंबर पर आया।
जिसकी जानकारी उन्होंने तुरंत महाराष्ट्र पुलिस को दी, जिसके बाद केस दर्ज कर देवकीनंदन महाराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इससे पहले इसी साल अप्रैल महीने में शोभा यात्रा के दौरान उन्हें ऐसी धमकी मिली थी। उधर प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी समेत कई संतों को जहर देकर मारने की साजिश के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का रहने वाला है, जिस पर आरोप है कि उसने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी समेत कई संतों को नए साल के मौके पर जहर देकर मारने की साजिश रची। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी इस साजिश को हकीकत में बदल पाता, पुलिस ने उसे प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भी मूव कर रहे हैं, जिससे कि और गहराई से सभी बिंदुओं पे जांच की जा सके। आरोपी ने पूछताछ के दौरान निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी पर आरोप लगाया कि उन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 20 लाख रुपए लिए थे, लेकिन ना तो वो पैसे वापस किए और ना ही नौकरी लगवाई, जिससे परेशान होकर आरोपी पर संतों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी 29 नवंबर को निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के हरिद्वार में मौजूद आश्रम में पहुंचा था, जहां पर उसके 3 दिन रुककर रेकी करने की बात भी सामने आई। और पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी 2 दिन पहले विक्रमपुरी अखाड़े के प्रमुख त्रिकाल भवंता के आश्रम में भी पहुंचा हुआ था, जहां पर उसने ये बताया था कि हरिद्वार में 1 जनवरी को कैलाशानंद गिरी का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें सभी अखाड़ों के प्रमुख शामिल होंगे। आरोपी ने बताया कि उसने उसी कार्यक्रम में बंटने वाले प्रसाद में जहर मिलाने की साजिश रची थी, लेकिन इससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक विक्रमपुरी अखाड़े की प्रमुख त्रिकाल भवंता से करीब 2 करोड़ रुपए की मदद भी लेना चाहता था, जिसकी जानकारी त्रिकाल भवंता ने पुलिस को दे दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साजिश कर रहा था कि खाने में जहर मिला करके उनको हम खत्म कर देंगे। पुलिस ने बताया कि उससे आरोपी के पास से 2 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं और वो इस मामले में आगे की जांच में जुटी है। इधर बीएसएफ के जवानों ने पंजाब में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। घुसपैठ की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अमृतसर जिले के राजाताल गांव में की गई, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक रात में जवानों ने पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन पर फायरिंग कर उसे ढेर कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि उस ड्रोन के जरिए किन जगहों पर ड्रग्स और हथियार गिराए गए। इस बीच राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील की। 7 सितंबर को ये यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 2 दिन पहले यात्रा दिल्ली पहुंची। राजधानी पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा। उनकी यात्रा 3 जनवरी को दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी। उधर खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पंजाब के गैंगस्टर को पाकिस्तान से धमाके करने की ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल रही है और इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपनी K2 यानी कि कश्मीर खालिस्तान डेस्क को एक्टिवेट कर दिया है। और सूत्रों के मुताबिक ISI की यही डेस्क पंजाब के गैंगस्टरों को धमाके करने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ISI ने पंजाब में बड़े पैमाने पर धमाके करने का प्लान तैयार किया है और इस प्लान को अंजाम देने के लिए बाकायदा एक सीक्रेट चैटिंग ऐप बनाया गया है। पहली बार है जब विधिवत तरीके से पेशेवर अंदाज में ऑनलाइन धमाकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस ट्रेनिंग के 3 हिस्से हैं। पहला है धमाके के लिए विस्फोटक तैयार करना, दूसरा है उस विस्फोटक को उस जगह प्लांट करना जहां धमाका करना है और तीसरा है टारगेट की जगह पर धमाका करना। ये एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है टेररिस्ट के लिए। यही नहीं, ISI खालिस्तान समर्थकों को एकजुट करने में भी लगी है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा के विवादित हिस्से को केंद्र शासित घोषित करने की मांग कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा में सीमा विवाद पर प्रस्ताव पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हो पाया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से मांग की कि कर्नाटक के कब्जे वाले महाराष्ट्र के क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। उद्धव ने सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने तक केंद्र से ये कदम उठाने की मांग की। उधर नागोर्नो काराबाख में एक सड़क पर शुरू हुआ बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया से जोड़ने वाली इकलौती सड़क पर अजरबैजान के लोगों ने लगभग 2 हफ्तों से ब्लॉकेड लगाया हुआ है और इसी के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन शुरू हो गए और अजरबैजान में हजारों लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया। आर्मेनिया का कहना है कि सड़क बंद होने की वजह से काराबाख में खाने पीने की किल्लत शुरू हो गई है। ऐसे में सुबह जुटे प्रदर्शनकारी रात तक सड़क पर जमे रहे और नारेबाजी करते रहे। लेकिन अजरबैजान के लोगों का आरोप है कि इलाके में अवैध खनन चल रहा है और उस इकलौती सड़क के जरिए खनिजों को आर्मेनिया पहुंचाया जा रहा है।
इधर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर 3 और मुकदमे दर्ज किए गए। ये मुकदमे उन पर गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मामलों में दर्ज किए गए, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक पर मुकदमों की कुल संख्या 17 हो गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गैंग के सदस्यों को चिन्हित किया गया है। इरफान सोलंकी पर गैंग बनाकर गलत तरीके से जमीनों पर कब्जा, वसूली समेत कई आरोप लगाए गए। उत्तर प्रदेश के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी आधार कार्ड मुहैया कराने के आरोप में जेल में है। उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी में ट्रैफिक सिग्नल पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और जब कारोबारी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने कारोबारी पर गोली चला दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बदमाश कारोबारी की कार का शीशा तोड़ते दिखाई दिए। जिसके बाद वो कार की पिछली सीट पर रखा बैग लेकर फरार हो गए, जिसमें करीब 3.5 लाख रुपए थे। घटना के वीडियो में नजर आया कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 बदमाशों ने ट्रैफिक के बीच गाड़ी रुकते ही उसे घेर लिया और गाड़ी का शीशा तोड़ने लगे, जिसका विरोध करने पर एक बदमाश ने कारोबारी पर गोली चला दी, जिसके बाद वो बैग लेकर भाग गए। इस बीच फिलीपींस के कई इलाकों में आई बाढ़ से 8 लोगों की मौत हो गई है और बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग अपने घरों में फंस गए। सूचना मिलते ही राहत और बचाव टीम के कई जवान उन्हें बचाने के लिए पहुंचे और फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके लिए रस्सी की मदद ली गई। लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से लोग पानी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान खुद पानी में उतर गए। सबसे पहले उन्होंने वहां फंसे बच्चों को गोद में उठाकर बाहर निकाला। इसके बाद रस्सी की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को एक एक कर बाहर निकाला गया। बताया गया कि करीब 46,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। उधर दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से दिल दिला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां पर एक तेल टैंकर में हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा वहां मौजूद एक अस्पताल के करीब हुआ, जिसकी चपेट में उस अस्पताल की छत आ गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें तेल टैंकर से जोरदार विस्फोट होता दिखाई दिया, जिससे आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। ये धमाका इतना जोरदार था कि उसमें कई घर बर्बाद हो गए। इसके अलावा वहां मौजूद गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंच गई। लोगों का रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इधर पिछले हफ्ते कोरोना की मार से भारी गिरावट झेल चुके शेयर बाजार में तेजी लौटी है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर बंद हुए और इसी वजह से निवेशकों को एक दिन में करीब 6 लाख करोड़ का फायदा हुआ। सेंसेक्स 721 अंकों की उछाल के साथ 60,566 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 208 अंकों की बढ़त के साथ 18,000 के ऊपर बंद हुआ। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर पूर्व आर्मी चीफ बाजवा पर निशाना साधा है। उनका दावा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी और बाजवा के बीच एक सीक्रेट डील हुई थी और इसी डील के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इमरान का दावा है कि इस सीक्रेट डील में बाजवा और आसिफ अली जरदारी के अलावा सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह भी शामिल थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कमर जावेद बाजवा की वजह से वो पाकिस्तान से भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं कर सके थे। मीडिया से बातचीत के दौरान इमरान खान ने ये माना कि बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़वाना एक बड़ी गलती थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का आरोप है कि इस बात का एहसास मानने के बजाय बाजवा उनकी सरकार गिराने में जुट गए थे। इधर स्पेन के पोंतेवेद्रा शहर में क्रिसमस पर हुए हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और एक दिन पहले यात्रियों से भरी एक बस नदी में गिर गई। बताया गया कि अब जब ये हादसा हुआ उस बस में 8 लोग सवार थे, जिन्हें राहत बचाव की टीम ने हादसे की जानकारी मिलते ही बचाने का काम शुरू किया। राहत बचाव की टीम की कड़ी मेहनत के बाद भी बस में सवार 6 लोगों को बचाया नहीं जा सका। लेकिन 2 लोगों को नदी से निकालकर एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाव दल के कर्मचारियों के साथ पांव फूल गए, उनके हाथ पांव फूल गए और हादसे के बाद घटना की जगह पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन राहत बचाव की टीम अपने काम में जुटी रही। इसी वजह से 2 लोगों की जान बचा भी ली गई। बताया गया कि भारी बारिश के बीच ये बस नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी, तभी वो सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए पुल से 100 फीट नीचे बह रही नदी में जा गिरी। इस हादसे में उस बस के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 6 लोगों की जान भी चली गई, जिनके शवों को एक हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। इधर गुजरात के ओखा में कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की टीम ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने 10 पाकिस्तानी नागरिकों को हिरासत में लिया है और पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिकों से करीब 200 करोड़ रुपए के ड्रग्स भी बरामद किए और भारी मात्रा में हथियार। जिन्हें पकड़े गए 10 पाकिस्तानी नागरिक समंदर के रास्ते भारत ला रहे थे।
कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में 200 करोड़ के ड्रग्स के अलावा पाकिस्तानी नागरिकों के पास से 6 पिस्तौल, 120 कारतूस भी बरामद किए। उधर राजस्थान के कई शहरों में पेपर लीक मामले में जमकर बवाल हुआ। बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। यह हंगामा 3 दिन पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामान्य ज्ञान के पेपर लीक होने के बाद बढ़ता चला गया। और अब इस मामले में पूरे राजस्थान में बवाल थमता नहीं दिख रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें राजधानी जयपुर से भी सामने आई। वहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए, जिनकी पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस वाले उन्हें आगे बढ़ने से रोकते रहे, लेकिन उन लोगों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। यह हंगामा इसी तरह काफी देर तक वहां चलता रहा, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से टस से मस नहीं हुए और पुलिस भी लगातार उन्हें रोकने की कोशिश में जुटी रही। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप भी लगाया। कुछ इसी तरह का प्रदर्शन दौसा में भी हुआ, जहां कलेक्ट्रेट के बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अच्छी खासी संख्या में जुटे और जमकर नारेबाजी की। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। विवाद बढ़ा तो राज्य सरकार भी सफाई देने से पीछे नहीं रही। पहली सरकार है जो माफिया के खिलाफ, पेपर लीक माफिया और कोई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुतले को फूंक डाला। इस बीच हिमाचल सरकार ने पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को ही सस्पेंड कर दिया। हिमाचल में पिछले दिनों जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती के पेपर लीक हुए थे, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वहां इस मामले में अब हिमाचल सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सस्पेंड कर दिया। जिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए थे उसमें करीब 1.5 लाख उम्मीदवार परीक्षा देने वाले थे, लेकिन पेपर लीक की जानकारी मिलते ही परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया गया था। इधर हाल ही में एक सड़क हादसे में बाल बाल बचने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अब मर्सिडीज गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ दिनों पहले ही उनकी इस सरकारी गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर टूट गया था। और इस हादसे के बाद अनिल विज ने हरियाणा के मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी, जिसके जरिए उन्होंने मर्सिडीज के बजाय किसी दूसरी कंपनी की गाड़ी देने की मांग की। हरियाणा पुलिस ने उस हादसे की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। इस बीच खबर है कि चीन के खिलाफ ताइवान की सुरक्षा में अमेरिका का ताकतवर जंगी जहाज तैनात हो सकता है। और हाल ही में अमेरिका ने ताइवान की सैन्य मदद के लिए एक कानून बनाया, जिसकी चीन ने आलोचना की, जिसके बाद ये खबरें तेज हो गई कि अमेरिका अपने ताकतवर जंगी जहाज टाइकोंडरोगा क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर को ताइवान की सुरक्षा में जल्द ही तैनात कर सकता है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब अमेरिका ने चीन के खिलाफ टाइकोंडरोगा क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर को ताइवान स्टेट में तैनात किया हो, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने इस जंगी जहाज को हमेशा के लिए ताइवान की सुरक्षा में तैनात रखेगा, ताकि चीन की घुसपैठ की कोशिश को वो वक्त रहते नाकाम कर सके और ताइवान की ताकत बनकर उभरे। ऐसे में खबरें हैं कि अमेरिकी इन जंगी जहाजों को अपनी नौसेना के बेड़े में रिटायर करने के मूड में है, जिसके बाद ये जंगी जहाज ताइवान के आसपास उसकी सुरक्षा में चक्कर काटते रहेंगे और दुश्मन के अटैक करने पर उसे छोड़ेंगे नहीं। चीन शुरू से ही ये कहता आया है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, लेकिन ताइवान ने कभी इस बात को नहीं माना और अमेरिका संसद की स्पीकर के ताइवान दौरे के बाद से तो चीन बौखला गया। ऐसे में अमेरिका ने भी ताइवान की सैन्य मदद बढ़ाने का फैसला लिया। इधर गुजरात के सूरत में एक महिला को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के आरोप में पुलिस ने उसके पूर्व पति को गिरफ्तार कर लिया। महिला का आरोप है कि उसके पूर्व पति ने उसे कोई इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। जिसके बाद महिला ने अपने पूर्व पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पूछताछ में उसके पूर्व पति ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को HIV संक्रमित खून का इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक्यूज़र शंकर, उसको भी पुलिस पकड़ के लाए और महिला ने बताया कि 2 महीने पहले ही उनका तलाक हुआ और उसके पूर्व पति ने उसे बच्चों के साथ घूमने के बहाने बुलाया था। एक जुगनू है मेरी मुट्ठी में, एक जुगनू है मेरी मुट्ठी में, शोर बरपा है सारी बस्ती में। सौबात की एक बात कही जावेद ने, जो गुनाहों में गढ़े रहते थे आज गुम है खुद परस्ती में। तो मिलते हैं कल जब घड़ी इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त होगा सौबात की एक बात का।